हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। आज के समाचार में अगर हम देखें तो द इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेनेशन है भारतीय कृषि को लेके। उसमें एक्चुअल में एक नीति आयोग के एक मेंबर है रमेश चंद और एक और उनके सहयोगी, उनके द्वारा एक पेपर प्रकाशित किया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन टू जो है अमृतकाल, यानी कि हरित क्रांति से अमृतकाल, ये करके एक पेपर प्रकाशित है जो भारतीय कृषि में कैसे बताया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्या स्थिति थी, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन से वर्तमान तक कैसे भारत की कृषि का विकास हुआ है उसको समझाने की कोशिश की गई है। उसी को लेकर एक आर्टिकल है कि सीमित उत्पादन के कारकों के साथ साथ भारतीय कृषि की विकास परिघटना। अगर कृषि में देखें तो जैसे कृषि या किसी भी आर्थिक क्रियाओं में कुछ उत्पादन कारक होते हैं, किसी भी उत्पादन कार्य में, तो कृषि भी एक उत्पादन प्रक्रिया मान लीजिए, आर्थिक प्रक्रिया मान लीजिए, तो उसके कुछ उत्पादन कारक हैं जैसे भूमि, जल, आप कह सकते हो जल, श्रम और ऊर्जा। ये चार प्रमुख कारक हैं जो उत्पादन में योगदान देते हैं। ये आप भूमि और उसकी उर्वरकता सबसे प्रमुख है, सिंचाई के बगैर आप समझ ही सकते हैं। श्रम और ऊर्जा, इन चार चीज़ों से कहीं ना कहीं ये कृषि के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं और ये परंपरागत रूप से भी महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाता है कि ये इन कारकों पे बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें हरित क्रांति के पूर्व, हरित क्रांति के बाद, तो इन चार कारकों में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होने के बावजूद भी, यानी भूमि में, पानी में, ऊर्जा में और श्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होने के बावजूद भी भारतीय कृषि का विकास बहुत बेहतर हुआ है। तो उसके पीछे ये बताता है पेपर, या जो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेनेशन कर रहा है, कि उसके पीछे कहीं न कहीं प्रौद्योगिकी कारक है, जिसमें आनुवंशिकी यानी कि जो जेनेटिक्स है, उसमें फिर जो है रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो है, उसमें फिर आपका कृषि के क्षेत्र में जो है उसका कह सकते हैं कि कृषि संरक्षण की बात की जाती है, जिसमें कीटनाशकों इस तरह का प्रयोग है, और कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप यानी कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का प्रयोग। ये चार साइंटिफिक कारणों या टेक्नोलॉजिकल कारकों का प्रभाव भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के बाद बेहतर रूप से दिखाई देता है। इसी को ये लेख अच्छे से व्याख्यायित करता है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पेपर 3 के जो इंडियन एग्रीकल्चर और उसके जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको समझने में योगदान देगा। जहाँ तक दूसरी बात है, दूसरा लेख है, ये द हिंदू में एक पूर्व IPS ऑफिसर है, उनके द्वारा ये लिखा गया है कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। 2 चरणों में चुनाव हुआ है, 7 नवंबर को और 17 नवंबर को, और वहाँ पे मतदान में वृद्धि देखी गई है ओवरऑल। और ख़ासतौर से छत्तीसगढ़ के 11 जिले जो हैं नक्सलवाद के गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में शामिल हैं। उनमें पहले चरण में मतदान हुआ है और वहाँ पे माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का उसने अपना जो है घोषणा किया था, और उसमें धमकी भी दी थी कि जो लोग वोट डालेंगे उनका हाथ काट लिया जाएगा। इस तरह की धमकियों के साथ जो है माओवाद हमेशा बहिष्कार करता रहा है, और पिछले चुनाव में जो है कहीं ना कहीं मतदान उन क्षेत्रों में बहुत कम होता रहा है। लेकिन इस बार सुरक्षा तैयारियों के कारण जो है जनता में विश्वास की बहाली हुई है और मतदान में वृद्धि हुई है। ओवरऑल मतदान में भले 1.5% वृद्धि हुई है, लेकिन अगर नक्सलवादी क्षेत्रों में देखेंगे तो 7 से 8 से 9% वृद्धि हुई है। और एक गांव तो यहाँ है, जब 2018 में वहाँ पे सुरक्षा कैंप बनाया जा रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने उसका मतदान बहिष्कार का धमकी दिया था, तो 1% मतदान हुआ था। वहाँ इस साल 48% मतदान हुआ है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इस बात को हम समझेंगे कि कैसे माओवाद जो है, जो अब केवल अगर देखा जाए तो वैसे कई जिले हैं उसमें अभी भी, लेकिन जहाँ पे उसके अंश दिखाई देते हैं, लेकिन जो उसकी प्रमुख सैन्य उपस्थिति है वो छत्तीसगढ़ के कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, 11, 12, 13, 14 जिलों में है। और वहाँ पे भी अगर मतदान के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, खासतौर से जब माओवादियों द्वारा बाइकाट के विरोध का, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है, भारत के लोकतंत्र की एक जीत है, क्योंकि माओवाद की समस्या कहीं ना कहीं भारत की संसदीय
प्रणाली के विरुद्ध एक गंभीर खतरा के रूप में जो है, सुरक्षा के संदर्भ में तो थी ही, वो भारत के संसदीय प्रणाली और जो संसदीय मान्यताएं हैं लोकतंत्र, उसके ही विरुद्ध थी। क्योंकि जहां संसदीय प्रणाली कहती है कि सत्ता जो है बैलेट से आती है, वहां माओवादी और नक्सली विचारधारा कहती है कि सत्ता बंदूक की नली से आती है। ठीक है, तो इसको भी हम गंभीरता से समझेंगे और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जो तीसरा न्यूज़ है, यह एक बिजनेस न्यूज़ है या इकोनॉमिक न्यूज़ है कि जो फॉक्सकॉन कंपनी है, ये एक्चुअल में जो है ताइवान की, अभी कल ताइवान पे हमने चर्चा किया ही था, ना होगा तो आप पीछे 27 नवंबर का जाके देखिएगा कि ताइवान और भारत के संबंधों में जो ताइवान ने 1 लाख भारतीयों को अपने यहाँ बुलाया है, उसी के साथ ये जुड़ाव वाला है। क्योंकि मैं कल जब बता रहा था तो कई सारे उदाहरण दे रहा था कि ताइवान, उसको जैसे जैसे चीन अमेरिका का तनाव हो रहा है और उसको लग रहा है कि चीन अमेरिका उससे दूर जा सकता है, वह भारत को के ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा है, चीन के विकल्प के रूप में, आर्थिक रूप से, सप्लाई चेन के रूप से, और स्ट्रेटेजिक रूप से वो भारत के करीब आना चाह रहा है कि ताकि चीन को उसमें चीन के प्रति उसको प्रतिरोध किया जा सके। ठीक है, तो इस संदर्भ में है ये न्यूज़, हम इसको देखेंगे कैसे इसके भारत के आर्थिक क्षेत्र के लिए। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ये साइलेंस ऑफ इकोनॉमी पर आप एक समझौता हुआ था जो है अमेरिका में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, और भारत सरकार ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो है PLI स्कीम के तहत जो है 27 कंपनियों को उसमें दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये देखा जाए तो प्री के लिए तो है ही है अलग से न्यूज़, लेकिन इसका जो है, इसको समझने के लिए कई सारी पुरानी चीज़ों को भी आपको जो इस महीने या थोड़ा चल रहा हो उसको भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए हम जरा सा आगे बढ़ते हैं। सीमित उत्पादन के कारकों के साथ भारतीय कृषि की विकास की परिघटना। जैसे कि अभी इसमें बताया गया है कि जो भारत की कृषि है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बताया गया है कि जो कृषि होती है, और ख़ासतौर से भारत में या जहाँ भी, वो कृषि के उत्पादन के लिए जो है कुछ उत्पादक कारक महत्वपूर्ण होते हैं। उत्पादक कारक में जो देखा जाए तो भूमि, जल, श्रम और ऊर्जा। ऊर्जा मतलब जो जिसके जरिए कृषि कार्यों को किया जाता है। इन 4 उत्पादन कारकों का जो है परंपरागत रूप से भी कृषि में योगदान रहा है। और पहले अगर आपको अगर उत्पादन बढ़ाना था तो इन उत्पादक कारकों की क्षमता बढ़ानी थी या इनका मात्रा बढ़ाना था। लेकिन देखा गया कि प्रौद्योगिकी कारक जो कहीं ना कहीं उसमें आनुवंशिकी, उर्वरक और जो श्रम और ऊर्जा के विकल्प के रूप में जो है थे, या जो आप कह सकते हो कि हस्तक्षेप और जो वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग, इस सारी चीज़ों के उपयोग से देखा गया कि इन जो परंपरागत उत्पादन के कारक हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि न होने के बावजूद भी उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। उसी को ऐसे जैसे जो प्रौद्योगिकी कारक का जो परिभाषा ही बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि जो पहले उत्पादन कारक हैं उनमें समान रहने पे या उसमें वृद्धि न होने के बावजूद भी अगर उत्पादन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी कारक या जिसे नवप्रवर्तनीय कारण या जो कह सकते हो कि ह्यूमन माइंड का जो गेम है उसके कारण वो सारी वृद्धि आती है। ठीक है, तो आप चलिए इसी को इन्होंने समझाया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कृषि में उत्पादन कारक या प्रोडक्शन कास्ट में भूमि, जल, श्रम और ऊर्जा, ये 4 कारक माने जाते हैं और किसान फसल पैदा करने के लिए इन्हीं कारकों या आदानों का उपयोग करता रहा है। अगर आपको फसल पैदा करना है तो आप इन्हीं 4 कारकों पे हैं। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो सवाल नहीं पैदा होता, पानी नहीं है तो जाहिर सी बात है लेबर है, और ऊर्जा यानी जिसके जरिए आप वहाँ की कृषि की क्रियाएं संपन्न की जाएगी, जुताई, बुआई, गुड़ाई, निराई, कटाई, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास जो है किसी दिए गए स्तर के लिए, यानी जो ये है कारक के लिए, उनके द्वारा उत्पादित आउटपुट काफ़ी हद तक बढ़ा देता है और इनपुट मात्रा में, मैंने जैसे जो आउटपुट बढ़ा देता है बगैर इनपुट में वृद्धि किए हुए है। ठीक है, तो ये मुद्दा है। इसी बात को वो पेपर, ये पेपर है अगर देखा जाए तो देखिए रमेश चंद्र और जसपाल सिंह नीति आयोग में एक कंसल्टेंट हैं और रमेश चंद्र नीति आयोग के मेंबर हैं। इन लोगों ने एक पेपर प्रकाशित किया है, हरित क्रांति से अमृतकाल, ग्रीन रेवोल्यूशन टू अमृतकाल, ये पेपर है। ये हालांकि जुलाई 2023 में ही आ गया था, लेकिन इस पे इंडियन एक्सप्रेस ने अभी लिखा है। मैंने भी इस पेपर को डाउनलोड कर लिया है।
देखते हैं जब मौका मिलता, चूँकि 45-50 पेज PDF है, तो उसको पढ़ के उसमें निचोड़ निकाल के अगर कुछ इससे अलग रहेगा तो ज़रूर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस न्यूज़पेपर में जो बात कही गई है उसमें ये माना गया है कि भारत का कृषि क्षेत्र 1950 से 51 में जो है, अगर इसमें जैसे पहले की हरित क्रांति से पहले ये मानते थे कि पहले के युग में कृषि उत्पादन मुख्य रूप से खेती के लिए उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल और उसकी गुणवत्ता द्वारा सीमित था। यानी जो पहला कारक है, जब हम कृषि हरित क्रांति आई थी उसके पहले अगर कृषि में जो उत्पादन होता था कि कितनी भूमि उसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत लाई गई है, यानी उस पर जोती या कृषि कार्य की जा रही है, और उस भूमि की गुणवत्ता क्या है, इन्हीं दोनों पर निर्भर था कि हमें कृषि के क्षेत्र में कितना उत्पादन होगा। इसमें इन्होंने बताया है कि 1950-51 से 1961-62 यानी आज़ादी से लेके 62 के दशक तक, उसके बाद तो हरित क्रांति की प्रक्रिया जो है शुरू ही हो गई थी। प्रति वर्ष औसतन 2.8% की दर से जो है कृषि के क्षेत्र को बढ़ा है, इसमें जोत की संख्या बढ़ी है। और इसी अवधि में देश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र पहले 1,18,000 यानी 118.75 लाख हेक्टेयर था जब आज़ादी हुई थी, वो बढ़ के 2.8% से 135.4 लाख यानी 1,35,00,000 हेक्टेयर हो गई थी 61-62 के दौरान। ठीक, यानी ये बता रहे हैं कि उस शुरुआती दौरान में 50 यानी पहले दशक में एक तरह से आप मान लो तो 2.8% की वृद्धि के आधार पे जो है पहले 1,18,00,000 हेक्टेयर जो कृषि जोत यानी जिस पे कृषि की जाती थी वो बढ़ के 1,35,00,000 हेक्टेयर हो गई थी। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं, ये बता ये रहे हैं कि जो कृषि की भूमि की गुणवत्ता है, यानी कृषि भूमि की क्षेत्रफल बढ़ा और उसकी भूमि की गुणवत्ता मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती थी। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो गंगा के जो मैदान थे, सिंधु गंगा के मैदान, सिंधु तो उधर निकल ही गई थी, गंगा और पूर्वी तट के मैदान, दक्षिणी भारत में कावेरी कृष्णा गोदावरी महानदी के डेल्टाओं की जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ थी, यहाँ पे उपज कृषि का सबसे ज़्यादा होता था। ढक्कन, मालवा और सौराष्ट्र के पठार में जो काली मिट्टी थी उसके बाद उसकी जो है उपज होता था। बाकी जो लाल, भूरी, लेटराइट, पहाड़ी, रेगिस्तानी मिट्टी थी इसमें उत्पादन न के बराबर होता था, ये बात इसमें कही गई। अब दूसरा जो आता है जल, भूमि के बारे में देख लिया, अब जो जल के बारे में है वह है कि पानी की उपलब्धता वर्षा पर और नदियों, झीलों, टैंकों और तालाबों की सिंचाई की पहुंच दोनों पर निर्भर थी। और इसमें अगर देखा जाए तो मेन जो नदियां थी और जो अंग्रेजों के समय से जो बने हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में जो है सिंचाई का बेहतर विकल्प था। बाकी जो है भारत की कृषि को जो है मानसून का जुआ ही कहा जाता रहा है। अब जहां तक अब दो और कारक थे, श्रम और ऊर्जा। ठीक है, 4 कारक है उत्पादन के कृषि के लिए, भूमि का देख लिया, पानी का देख लिया, श्रम और ऊर्जा। श्रम और ऊर्जा के लिए, श्रम के लिए था कि जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा हाथ कृषि में कार्य करेंगे उतना ज़्यादा श्रम बल होगा, क्योंकि मैनुअल वर्क होता था। और जो शक्ति या ऊर्जा के रूप में था, इसके जगह पे जो है मेन जो प्रभावी था वो बैल जो था वो पावर ऊर्जा था, श्रम जो था व्यक्ति। और इसीलिए कहा जाता था कि बैल को किसान का मित्र कहा जाता था, कभी कभी किसान का बड़ा बेटा कहा जाता था, क्योंकि वो किसान कृषि पर निर्भर करता था और उसकी सारी आर्थिक गतिविधियों के लिए जो ऊर्जा का या जो भी शक्ति का प्रमुख सोर्स था वो बैल ही था। यानी बैल शक्ति आधारित जो है कृषि की जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअली कार्य होता था, इसलिए कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी उसमें कार्य में लगी रहती थी। ठीक है, ये तो था हरित क्रांति के पहले। हरित क्रांति के बाद क्या स्थिति देखी गई उसको अगर समझें तो जैसे कृषि में 4 प्रकार के उत्पादन के कारक होते हैं, कौन कौन से, भूमि, जल, श्रम और पूंजी, उसी प्रकार 4 प्रौद्योगिकी के भी कारक भी कहा जाता है जो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आनुवंशिक, इसमें कौन कौन से हैं, आनुवंशिकी, जेनेटिक मटेरियल यानी जो जेनेटिक्स, जो जेनोमिक्स या जेनेटिक्स होता है जिसमें अच्छे अच्छे बीजों का विकास है, फसल पोषण, फसल का जो है न्यूट्रिशन बढ़ाना, यानी कह सकते हो रासायनिक और इस तरह के उर्वरकों का प्रयोग, फसल की सुरक्षा,
कीटनाशकों आदि इस तरह की चीज़ों से, या जो फसल का नुकसान हो जाता था बीमारियों से, वायरस से, बैक्टीरिया से, उससे रक्षा के लिए फसल सुरक्षा, और कृषि संबंधी हस्तक्षेप, या इसको कह सकते हो कि कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यानी 4 कारक, अब पहले था हरित क्रांति के पहले 4 ही कारक महत्वपूर्ण थे। भूमि, जल सबको पता ही है, श्रम के रूप में मानव श्रम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपयोग किया जाता था, और शक्ति या ऊर्जा के रूप में बैल प्रमुख भूमिका निभाते थे। जब हरित क्रांति आ गई उसके बाद जो है इन कारक तो थे, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन आया। उसके साथ साथ आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का उपयोग होने लगा, फसल पोषण के लिए रासायनिक और जो सिंथेटिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों और इस तरह के जो फंगीसाइड और जो इस तरह के एंटीबायोटिक और इस तरह की चीज़ें, एंटीबायोटिक तो नहीं लेकिन फंगीसाइड आदि चीज़ों का प्रयोग करने लगे। और कृषि संबंधी हस्तक्षेप में जो है यानी कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करने लगा। जहां ऊर्जा के रूप में बैल थे, अब वो ऊर्जा के रूप में ट्रैक्टर आ गए, और उसमें फिर डीजल और सिंचाई के रूप में भी विद्युत आदि का प्रयोग बढ़ने लगा। यानी ये सारी चीज़ों का प्रभाव हम अपने इसमें देखते हैं। कैसे? अगर हम देखें आनुवंशिकी का देखें तो सबसे पहले इसी को देख लिया जाता है कि आनुवंशिकी बीज और पौधों के प्रजनन के बारे में है। हमें याद होगा नॉर्मन बोरलॉग, हेनरी बिचेल, गुरुदेव सिंह खोस और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा उगाई गई उच्च उपज वाली गेहूं की प्रौद्योगिकी, जिनको ही MS स्वामीनाथन ने जो है इन्हीं नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग करके जो गेहूं की बौनी किस्में थी उसको मैक्सिको वाली उसको भारत में लाया। क्योंकि उसके पहले जो हमारे यहाँ फसलें उपजाई जाती थी वो लंबी होती थी, और जब उन्हें कुछ अगर एक्स्ट्रा खाद्य या पोषण तत्व दिया जाता था तो वह लंबाई बढ़ जाती थी, और अगर वो बीज मोटा होता था तो वह गिर जाती थी और उपज नहीं बढ़ता था। उसके लिए बौनी किस्में लाई गई। बौनी किस्में मजबूत थी, कम ऊंचाई पर थी, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व, अगर इनको पोषक तत्वों के प्रति भी संवेदनशील थी, अगर इनको रासायनिक उर्वरक या इस तरह की चीज़ें दी जाती थी तो ये अपने उपज को बढ़ाती थी, और छोटे हाइट के होने के कारण, गिरने न कारण पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस आनुवंशिकी के बगैर जो है कोई हरित क्रांति संभव नहीं होती। ठीक है, तो ये पहला कि आनुवंशिकी का उपयोग देखा गया। फसल पोषण में क्रांति, देखिए जो उसके हरित क्रांति के पूर्व जो है किसान जो है परंपरागत रूप से मवेशियों को न केवल शक्ति यानी पावर यानी खेतों में जो काम बैल करते थे बैलों के लिए, और दूध गायों के लिए, गाय और भैंस दूध के लिए पालते थे, बल्कि उनके मलमूत्र के लिए भी पालते थे, क्योंकि यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जो है उर्वरक प्रदान करते थे। तो जो किसान जो है पशुओं का जो मलमूत्र था उसको उपयोग करते थे, क्यों? अपने फसलों में। और इसमें जो है औसतन जो है 0.5% नाइट्रोजन होता था, 0.2% फास्फोरस और 0.5% पोटेशियम होता था। यानी कि इनकी मात्रा कम रहती थी, इसलिए ज़्यादा पैमाने पर इनको डालने की जरूरत थी। अब देखिए प्रौद्योगिकी में आनुवंशिकी के साथ साथ फसल पोषण पर भी बल दिया जाता है। तो इसके साथ साथ अब ये इसकी जगह जो है सिंथेटिक जो फसल पोषण में क्रांति आई, उसमें कैसे कि बहुत NPK सामग्री लाई गई जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज, न्यूट्रिशन तो नहीं कह सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और इस तरह की वैल्यूज जो 0.5, 0.2, 0.5% था, वो देखिए यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% पोटेशियम। इस तरह के रासायनिक और सिंथेटिक उर्वरक डाले गए, जिसमें ज़्यादा मात्रा में जो है फसलों को पोषक तत्व या रासायनिक जो उर्वरक जो है दिया जाने लगा। और उसी तरह के संवेदनशील जो है हम आनुवंशिक रूप से विकसित करके जीन आधारित जो है आनुवंशिक जीन आधारित फसलें पहले से ला दिए थे, जिससे कहीं न कहीं उपज में बहुत उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब तीसरा जो है फसल सुरक्षा के लिए भी तकनीकें अपनाई जाने लगी, क्योंकि आप सब कुछ कर दो, बीमारी आ जाती थी, शाक या खरपतवार आ जाते थे और फसलों को तबाह कर देते थे। पहले ये काम मैनुअली किया जाता था और बीमारियों का तो कोई इलाज नहीं था, इसलिए पौधों को उनकी बुआई से लेकर कटाई और विपणन तक कीटों, रोगजनकों यानी कवक, बैक्टीरिया, वायरस और खरपतवारों से बचाना होता था।
फसल सुरक्षा रसायन लाए गए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को जो है उनके उपज लाभ का अधिकतम संभव सीमा तक प्राप्त हो सके, क्योंकि अब जो बीज आता था वो महंगा था, जो उर्वरक प्रयोग किए जाते थे वो महंगा था, इसलिए उस फसल को भी बचाने की बात हो गई। साथ ही साथ कई सारे श्रम बचाने के लिए भी, जैसे कि शाकनाशहारी खरपतवार, यानी कोई ऐसे छिड़काव आता है जो खरपतवारों को नाश कर देता था, तो जो मैनुअल वर्क था उससे भी राहत मिला। ठीक, अब जो अगला जो इसमें कारक है, जैसे कि भूमि में श्रम और ऊर्जा भी था, तो कहीं ना कहीं श्रम और ऊर्जा के लिए जो है जो ट्रैक्टर्स या इस तरह के तकनीक आए, उसने जो है रोटावेटर और रिवर्सिबल गोल मोड हल जैसे उपकरण का भी उपयोग करना शुरू कर दिया, जो मिट्टी की गहरी जुताई करते थे, उनका बढ़िया से मिश्रण करके उनकी कठोर परतों को तोड़ करते थे। इसी तरह से कृषि में जो है अन्य वैज्ञानिक भी आए, अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का भी प्रयोग किया गया, जैसे ड्रिप सिंचाई, जिसके तहत जो है पानी का बचत होता है, स्प्रिंकल सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, लेजर भूमिकरण, जिससे कि भूमि की परतों का समतल करना, जिससे पानी और बीज का समान रूप से जो है वितरण हो सके, और पट्टेदार खेती या इंटरक्रॉपिंग के लिए जो मेड़ी आदि बनाने के कारण जो है इससे क्या हुआ कि एक साथ अधिक फसल उगाना संभव हो गया। और कई ऐसे उदाहरण हैं कि राजस्थान में भी ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करके कई सारे किसान अनाज जैसे फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सारी भी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे प्रौद्योगिकी के कारण ही आया। साथ ही अभी हम उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो नवीन प्रौद्योगिकी आ रही है, जैसे उर्वरक और कृषि क्षेत्र में जो छिड़काव आदि के लिए जो है उसमें जो है ड्रोन की प्रौद्योगिकी और फसल और खेत की वास्तविक समय की निगरानी करने के लिए सेंसर आदि का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और भी बहुत सारे, जैसे अभी भारत सरकार ने जो है किसानों के लिए जो है विंड ऐप लाया है, या जो यस्टेक आया है जो किसानों की उपज का सही अनुमान देगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसानों के यानी कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने वाले हैं। और इसका प्रभाव क्या, इसका प्रभाव देखा गया तो निश्चित रूप से देखा गया है कि समान या कम संसाधन से ही अधिक उत्पादन होने लगे। यानी जो पहले जो उत्पादन कारक थे वो समान ही रहे या थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन उत्पादन में कई गुना वृद्धि देखी गई। जैसे प्रति एकड़, इसमें इसका हुआ कि प्रति एकड़, प्रति खेत, प्रति बूंद पानी से अधिक फसल हुआ। इसमें जो रिपोर्ट आई उसमें दिखा कि 1961 से 1919-20 के बीच भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र केवल 3.3% बढ़ा। यानी आप देखिए कि पिछले 10 सालों में, यानी अगर आप पिछला आंकड़ा देखिएगा, हम पीछे जाके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये था कि 1950 से 1961 के दौरान 1,18,75,000 हेक्टेयर से बढ़ के हुआ था 1,35,40,000, जो कि हर वर्ष 2.8% बढ़ रहा था शुद्ध बोया गया क्षेत्र। लेकिन 61 से बाद से ये बता रहे हैं, हाँ ये देखिए 1961 से लेके 20 तक, मान लीजिए पिछले 60 सालों में, यानी 10 सालों में बढ़ा था 1,15,000 से 1,35,000, 1,15,00,000 से 1,35,00,000। और उसके बाद अगले 10-60 सालों में कृषि भूमि में वृद्धि कितनी हो पाई है, केवल 3 जहां एक साल में 2.8% हम कृषि में आजादी के बाद कृषि क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, उसके बाद केवल 3.3% बढ़ा चुके हैं। क्योंकि भूमि को तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती नहीं है, खींच के बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको आवास के लिए भी चाहिए, आपको जो है कह सकते हो कि शहरों के विकास के लिए भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको भूमि चाहिए ही। और देखा जाए तो क्योंकि 1,35,00,000 था, अब बढ़ के केवल 1,39,00,000 है पिछले 60 सालों में। लेकिन अगर आप उत्पादन देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कई सारे क्षेत्रों में आज भारत रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। वह कैसे हुआ? वह हुआ सिर्फ और सिर्फ कृषि में जो प्रौद्योगिकी कारक हैं उनका बढ़ता प्रभाव। देखिए इसकी बहुत सारी कमियां भी हैं, ये निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा, इसीलिए नेचुरल फार्मिंग और इस तरह की चीज़ें की गई है। इसीलिए G20 में जो प्रधानमंत्री अपनी बात कह रहे थे उसमें भी कह रहे थे कि हमें भारतीय किसानों के लिए कृषि जो जलवायु परिवर्तन में के लिए अनुकूल कृषि के लिए हमें पीछे लौटना यानी प्रकृति की तरफ जाने की भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी को, अब हमें कैसी प्रौद्योगिकी चाहिए
जो स्थानीय, जो लोकल लेवल की प्रौद्योगिकी पर, हालांकि इस लेख में ये बात नहीं कही गई है, लेकिन इतना तो आपको जान होना ही है कि जो ये प्रौद्योगिकी के फायदे भी हैं तो उसके नुकसान हैं। इसकी बारे में जो है, अगर आप मेरे पुराने लेक्चर जाके देखिएगा, जिस दिन स्वामीनाथन सर एक्सपायर किए तो उसके एक दिन बाद वाला, तो उसमें साफ लिखा है कि जो खुद हरित क्रांति के जनक थे वह खुद ही हरित क्रांति के सबसे बड़े विरोधी थे। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आज भारतीय कृषि में जो हमें प्रौद्योगिकी लानी है वो अल्टरनेटिव, या जो स्थानीय लोकलाइजेशन करना है, स्थानीय लेवल की जो है वैकल्पिक प्रणाली, अल्टरनेटिव प्रौद्योगिकी का हमें उपयोग करना होगा, ताकि जो हमारे स्थानीय जरूरतों के अनुसार वह उपयोगी हो सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। माओवादियों के चुनाव बहिष्कार का आह्वान का कम होता प्रभाव। इसमें जो लेखक हैं, ये हमारे द हिंदू में था, अच्छा लेख है, इसको ज़रूर समझना चाहिए। इसमें इन्होंने बताया कि जो है, जो अभी चुनाव हुआ है, कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ में, उसमें कहीं न कहीं जो माओवादियों की बहिष्कार की चुनौती थी ना, देखिए चुनाव बहिष्कार का जो आह्वान किया था उसका प्रभाव कम हो गया है और उसको धूल चाटना पड़ा है, क्योंकि बहुत जहां अभी कुछ ही, मतलब छत्तीसगढ़ ही भारत का वो प्रदेश है जिसके कुछ हिस्सों में 11-12 जिले जो प्रमुख हैं, बस्तर आदि वाला, जहां पे अभी भी माओवादियों का स्ट्रांग होल्ड है, खास तौर से उनकी जो आर्म्ड उपस्थिति, उनकी जो सैन्य तो नहीं कहेंगे लेकिन जो उनके सशस्त्र उपस्थिति है, वह उन 10-11 जिलों में अभी भी है बस्तर के। वहाँ पर भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन देखा गया है, जबकि वो अपनी रणनीति के तहत चुनाव बहिष्कार की बात करते रहे हैं। तो इसके लिए ये कहते थे कि इसके लिए सुरक्षा बलों की तैयारी बनाम माओवादियों की रणनीति, दोनों को समझने की कैसे सुरक्षा बलों ने पिछले चुनाव की अपेक्षा इस 5 सालों में बेहतर तैयारी की है, और निश्चित रूप से पूरे माओवाद के लिए खत्म हुआ है। और जो है उन क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ के ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। और जो माओवादियों की रणनीति है उसके अनुरूप उन लोगों ने भी अपनी कार्रवाइयां की है, लेकिन जब जनता की अदालत, मतलब है ना, माओवादी अपने को जनतानु सरकार बोलते हैं, तो जब ये जनतानु अदालत, जनता की सरकार और सैन्य जो सुरक्षा बलों की रणनीति जब जनता के सामने गई, और जनता अपना मत कब देती है, अपना निर्णय कब सुनाती है लोकतंत्र में, चुनाव के समय, जब उसको चुनाव का मौका आया, तो माओवादियों के विरोध के बताते हुए भी बहुत सारे लोगों ने जो है, खास तौर से गुरिल्ला प्रभावित, जो गंभीर रूप से या माओ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लोगों ने भी निकल के अपनी बातें, अपना मत, अपना निर्णय दिया है। ठीक है, किसको दिया है किसको नहीं दिया है यह दूसरी बात है, लेकिन मत देने के लिए बाहर निकले हैं, यानी कि उनको भी ये विश्वास हो रहा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन तो बैलेट से ही आएगा, बुलेट से नहीं आएगा। जबकि माओवाद क्या कहता है कि सत्ता जो है बुलेट, बैरल, बंदूक की नली से, यानी बुलेट से आती है, और लोकतंत्र कहता है कि सत्ता बुलेट से नहीं बैलेट से आती। बैलेट पेपर नहीं होता, अपने मतदान से आदमी आराम से अपनी, जिसको नहीं पसंद करे उसको बदल सकता है। हिंसा का लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। और ये जो माओवाद के लिए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र हमारे लिए, हमारे संविधान का तो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे एक जीवन का भी एक हिस्सा है, हमारे एक कल्चर का एक हिस्सा है लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। और ये जो माओवाद है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र को छलावा मानता है, दिखावा मानता है, और उसके लिए वो अपनी रणनीति स्थापित करता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ के में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को बाधित करने के लिए बेताब माओवादियों ने को अपने ही गुरिल्ला अड्डों में धूल चाटनी पड़ी थी। अब जैसे माओवादी, गुरिल्ला, नक्सलवादी, ये वो विचारधारा है जो भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है, हम कह सकते हैं इंटीरियर क्षेत्रों में, वह माओवाद की विचारधारा को अपनाती है। माओवाद की विचारधारा जो है वो क्या है, एक तरह से वो मार्क्स का जो है जिसमें वह सत्ता को जो है हिंसक माध्यमों के द्वारा जो है प्राप्त करने की बात करता है। और जो ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को दिखावा मानते हुए भारत में
एक नवीन व्यवस्था स्थापित, यानी जो संसदीय प्रणाली है इसको हिंसक विद्रोह के माध्यम से, जिसे वो रेड क्रांति कहते हैं, उसके माध्यम से उखाड़ फेंक के एक नवीन साम्यवादी व्यवस्था जो उनका कहीं जहां लागू हुआ वहां के देशों के बारे में फिर भी ठीक है, एक नवीन साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने की बात जो है माओवाद या नक्सलवादी विचारधारा करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए माओवादी द्वारा जाहिर किए गए चुनाव बहिष्कार के आह्वान का न तो वोट डालने के इच्छुक लोगों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा, यानी जो वोट डालना चाहते थे वो जाके डाले, और न ही हिंसा के माध्यम से चुनाव में बाधा डालने पर, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों ने भी अपने आगे बढ़ के दिखाया और सुरक्षा तंत्र ने भी मजबूती दिखाई, अपने सुरक्षा तंत्र की भी हमारी मजबूती सामने आई, क्योंकि ये भले धमकी देते रहे लेकिन उसको मतदान को रोकने के लिए किसी भी तरह की हिंसा करने में ये सक्षम नहीं रहे। हालांकि अभी 1-2 दिन पहले इन लोगों ने कुछ गाड़ियां, कल ही है कि कुछ गाड़ियों को फूके हैं जो विकास कार्यों के लिए। चलिए वो तो खैर चलता रहता है, हम इसमें देखें कि कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र के लिए और एक तरह से शुभ संकेत है। ठीक है, और सुरक्षा बलों ने पिछले 5 वर्षों में अग्रिम इलाकों में, यानी जो गहराई, यानी जहां पे वो माओवादियों का होल्ड था वहां पे नए नए शिविर स्थापित करके अपनी पहुंच बढ़ाई है और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने में उनका पल्ला भारी पड़ा है। यानी कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बल बधाई के पात्र हैं छत्तीसगढ़ जैसे माओवाद प्रभावित राज्यों में शांतिपूर्ण स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए ये कहते हैं कि सुरक्षा बलों की तैयारी बनाम माओवादियों का चुनाव बहिष्कार, कि कैसे सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारी, अब ये देखिए चुनाव ये बताता क्या है कि माओवादियों का चुनाव बहिष्कार फेल हो गया और हमारे सुरक्षा बलों की चुनाव तैयारी सही रही। तो उसके लिए जो इनकी रणनीति थी उसमें देखिए सुरक्षा के बलों की तैयारी के बारे में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियां प्रभावित है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का 14 जिला अभी भी है वो वामपंथ उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथ का चरमपंथ, नक्सलवाद, माओवाद, इन सारे या सीपीआई माओवाद, इन सारे नामों से जाना जाता है। पेपर में आपके कोई भी नाम आ जाए आप समझ जाइएगा। इन सभी को, यानी ये जो जिले हैं, इन सभी को गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय एसआरई योजना के तहत उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार वहाँ के राज्य सरकार में भी सुरक्षा के लिए विशेष पैसा और इस तरह की चीज़ें करता है। ठीक है, और इसमें जो किया गया था और 2018 में जो चुनाव हुआ था तो उसने पिछले विधानसभा के बाद से छत्तीसगढ़ को सीआरपीएफ की 5 बटालियन और दिया गया था, और जो पहले से 14 तैनात 14 बटालियन हैं उसके अलावा, यानी अभी जो है छत्तीसगढ़ में 49 सीआरपीएफ की बटालियन काम कर रहे हैं, और इससे उन्होंने 75 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए हैं। और जो है बस्तर रेंज में 7 जिलों में 2000 से अधिक स्थानीय युवाओं को, इसमें 460 महिलाएं हैं, एक बस्तर फाइटर फोर्स बनाया गया है सरकार के द्वारा। स्थानीय युवाओं को और उसमें महिलाओं को शामिल करके बस्तर फाइटर फोर्स बना गया है। उसने भी कहीं ना कहीं माओवादियों को चुनाव से दूर रखने में काफ़ी मदद की। ये तो रही सुरक्षा की तैयारी। अब जो आते हैं कि माओवादी चुनाव बहिष्कार की नीति क्या है। देखिए, सीपीआई माओवादी जो है उसकी एक भारतीय क्रांति की युद्ध नीति एंड रणनीति, युद्ध नीति को कहते हैं टैक्टिक्स एंड रणनीति को स्ट्रेटेजी। इसमें आप अगर देखो तो इसमें कहा गया है कि कहते हैं कि चूंकि भारत में संसदीय प्रणाली को भीतर से उजागर करने का कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है, यानी संसदीय प्रणाली में जाके उसकी कमियों को नहीं दिखा सकते हो। इसको जरा समझो, इसको क्या कहना चाह रहे हैं आप देखिए, जब हमारे आज़ादी के समय जो है नरम दल और गरम दल, जब चुनाव की प्रणाली धीरे धीरे अपनाई गई तो गरम दल उसका बहिष्कार कर रहा था, लेकिन नरम दल जो है खासतौर से गोखले जैसे लोग जो है उसमें उसी में ही शामिल होके, उस चुनाव प्रणाली को शामिल होके उसकी कमियों को, उसकी जो चुनौतियों को कि ये बेकार है, सरकार जो ब्रिटिश सरकार लाई गई है इसका कोई महत्व नहीं है, उसको उन्होंने उजागर किया। यानी अंदर से जाके कमियों को उजागर करना, वो कह रहे हैं ये करना संभव नहीं है। तो क्या किया जाए,
तो इसने कहा कि प्रत्यक्ष प्रचार, यहां प्रचार हिंदी में अनुवाद है लेकिन इसका अर्थ होता है ये प्रोपेगेंडा, यानी दुष्प्रचार कह सकते हो, कि प्रत्यक्ष रूप से प्रचार करो और चुनाव बहिष्कार के नारे के आधार पर लोगों को संसदीय और चुनाव प्रणाली के खिलाफ संगठित करके सबसे अच्छे तरह से किया जा सकता है। क्यों करना चाहते हैं? देखिए, जब 2002 में पूरे भारत के कई सारे माओवादी संगठन आपस में जुड़ के सीपीआई माओवाद बनाए थे, सीपीआई माओवाद, ठीक है, उस दौरान उन्होंने अपने दो लक्ष्य तय किए थे। एक कि एक पिजन क्रांति या एक किसान और मजदूर इस तरह की एक क्रांति लाना है या उनकी समस्याओं को दूर करना है। दूसरा, भारत में इसी लोगों को जोड़ के जो भारत की संसदीय प्रणाली है इसको उखाड़ फेंक के एक माओवादी व्यवस्था का स्थापना करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो लोगों का हित था वो उनके लिए साधन था। मेन क्या था कि भारत में संसदीय प्रणाली वाली जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसको उखाड़ फेंक के माओवादी वाली साम्यवादी व्यवस्था को हिंसक तरीकों से स्थापित करना। इसके लिए वो भारतीय लोकतांत्रिक सांसदीय प्रणाली को वो दिखावा कहते हैं, छलावा कहते हैं, और उसी के लिए कह रहे हैं कि उसको जाके चुनाव नहीं, उसको हम बहिष्कार करेंगे और उसको लोगों को संगठित करेंगे, ठीक है। लेकिन संगठित तो प्रचार आदि नहीं कर रहे थे, ये बहिष्कार का वादा कर रहे थे। लेकिन इनकी स्थिति ये हो गई कि इनको धमकी देनी पड़ी कि जो मत देगा उनका हाथ काट लेंगे, यानी जिनके हाथ में ये दिखेगा उनका हाथ काट लिया जाएगा। इस तरह की धमकियां भी माओवादी पिछले चुनाव में भी दिए थे और इस बार भी दिए हैं। लेकिन इस बार देखिए, उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में पर्चे जारी किए, दीवारों पर बैनर पोस्टर यानी किए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रयास सफल हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये देखते हैं कि गंभीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की क्या स्थिति है। अगर देखें तो 9 एसआरई प्रभावित, यानी जो जिले गंभीर रूप से नक्सलवाद प्रभावित हैं, उसमें से 7 गंभीर रूप से प्रभावित जिले हैं। उसके 20 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 7 नवंबर को चुनाव हुए थे और बाकी 70 सीटों के लिए जो है उसमें से 5 एसआरई जिले थे, 17 नवंबर को चुनाव हुए थे, ठीक। तो इसमें जो 7 नवंबर वाला चुनाव था वो वामपंथी उग्रवाद के दृष्टिकोण से पहला चरण ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी में देखिए 7 गंभीर रूप से प्रभावित जिले थे। इसी में जैसे बस्तर रेंज में कई सारे मतदान केंद्र बढ़ाए गए थे, सब कुछ किया गया था। और माओवादियों के दावा किया था कि क्रांतिकारी पीपल्स काउंसिल, वो रिवोल्यूशनरी पीपल्स काउंसिल जिसे जनतानु सरकार वो बोलते हैं, ठीक है। कभी चक्रव्यूह मूवी देखिएगा तो उसमें जनतानु सरकार का आपका क्या होता है वो देख लेंगे। जनतानी सरकार जो है ये पिछले चुनाव में भी बहिष्कार को प्रभावी बनाने की अधिक प्रभावशाली होगी। इन लोगों ने दावा किया था कि जो पीपल्स रिवोल्यूशनरी पीपल्स काउंसिल है, यानी आरपीसी या जनता की सरकार, जनतानु सरकार, जो कंगारू सरकार है, ये पहली बार से ज्यादा प्रभावी होगी अपने बहिष्कार को करने से इन्होंने दावा किया था। हकीकत क्या है? हकीकत है कि सुकमा का क्षेत्र है एक छत्तीसगढ़ का, वो सबसे बुरी तरह से प्रभावित जिलों में से एक है, यानी नक्सलवाद के सबसे बुरी तरह से प्रभावित जिलों में, जहां पे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि नक्सलियों का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। वहां पे मतदान में कुल मिला के 8% की वृद्धि दर्ज की गई। पहले 55% था, अब कितना हो गया? 63%। इसी तरह से मिनापा, एलंगुंडा और ये सारे, यानी जहां पे माओवादियों ने कहा था कि हम लोगों के हाथ काट देंगे अगर तुम जो है मतदान दोगे। और पहले मतदान पिछले साल नगण्य था, 2%, 4%, 8%, 10%, एक जगह तो 1% था। वहां इस बार मतदान का प्रतिशत 40 से 60% के बीच रहा और कई सारे शहरों से बेहतर है। शहर वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें देखो कि किस बुरी परिस्थितियों में वो लोग जो है मतदान कर रहे हैं, जब उनको धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारे हाथ काट देंगे, और आप लोग अपनी चीज़ों के लिए, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि जो उसको एक नाम दिया गया है जो है उसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, शहरी उदासीनता, है ना। शहरी उदासीनता यानी शहरी क्षेत्रों में मतदान का कम प्रतिशत से चुनाव आयोग जूझ रहा है और इसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। उनको देखना चाहिए कि ऐसे जगहों पे जहां पे हाथ काट देने की धमकी दी जा रही है, वहां भी मतदान 60% तक है, ठीक है।
और एक पोटाली गांव है, वहां पे माओवादियों ने 2021 में सुरक्षा शिविर की स्थापना पर काफी समय तक विरोध किया था। यानी 2021 में वहां पे जब सिक्योरिटी फोर्स का शिविर स्थापित किया गया तो माओवादियों ने बहुत विरोध किया था। मतदान प्रतिशत 45% है। अब आप कहेंगे सर बहुत कम है, 45% क्या है? लेकिन 2018 के चुनाव में जहां पर सुरक्षा शिविर नहीं स्थापित था, वहां पे 1% मतदान हुआ था उस गांव में, और सुरक्षा शिविर स्थापित करने के बाद वहां पे मतदान 45% है। यानी ये क्या इससे निष्कर्ष निकल रहा है? इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है यानी उम्मीद की किरण है और आगे का रास्ता। हमें ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि भले ही माओवादियों के बहिष्कार के आह्वान को अब तक कम लोग स्वीकार कर रहे हैं। देखिए कि कुल मतदान 1.5% बढ़ा, यानी पहले 76.5% मतदान होता था ओवरऑल वहाँ के पूरे छत्तीसगढ़ का, 78% बढ़ा है। फिर भी जो माओवादियों के मजबूत पकड़ वाले क्षेत्र हैं उसमें अधिक लोगों को वोट डालने के लिए आगे आना बेहतर संकेत है। ये हमारी उम्मीद की किरण को जगा रही है और इससे माओवादियों का यह दावा खारिज हो जाता है कि ग्रामीण उनकी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं और खुद वोट नहीं डालने आते। वो कहते थे, बहिष्कार करते थे, लोगों को वोट डालने नहीं देते थे और कहते थे कि देखो हमारे लोग हमारे राजनीतिक विचारधारा से, हमारे माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर वोट नहीं डालते रहे। और एक्चुअल में वो अब जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंच गई तो वो धमकाना और सुरक्षा की चुनौतियां, लोगों को लगा कि हाँ अब हम सुरक्षित है, माओवादियों का प्रभाव कम हो रहा है, तो वैसे ही लोग वोट देना शुरू कर दिए। यानी ये उजागर हो रहे हैं कि इनका जो दिखावा है ना, ये जो क्रांतिकारी पीपुल काउंसिल द्वारा जो दिखावटी बातें हैं, वो ग्रामीण उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जरूरत क्या है कि बस कि हमें इस तरह के बहिष्कारों को और रोकने के लिए क्या है कि अभी भी बस्तर में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो वैक्यूम है, जहां पे सिक्योरिटी वैक्यूम बना हुआ है। उन क्षेत्रों में भी इसको तेजी से अपनाने की जरूरत है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इनकी कहानी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला न्यूज जो है वह फॉक्सकॉन चीन +1 नीति के तहत भारत में $1.6 अरब का निवेश कर रहा है। ठीक है, देखिए कल जो चीज़ें मैंने पढ़ाया था कि कैसे ताइवान जो है भारत से 1 लाख लोगों को अपने यहाँ पे बुला रहा है और उसका सोशल मीडिया पर विरोध किया गया, तो वहाँ के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कहीं ना कहीं इसके लिए चीन का प्रोपेगेंडा है। तो वो उस चीज़ को मैंने बताया था कि कैसे ताइवान स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के साथ अपने जुड़ाव को करना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि एक विवेक रामास्वामी वो हैं, भारतीय ही हैं, मूल के हैं, अमेरिका में वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। और जो डेमोक्रेटिक अभी है यानी जो रिपब्लिकन है उसमें ट्रम्प के बाद दूसरे नंबर के वो उनका जो है प्रसिद्धि है। उनका मानना है, उनका कहना है कि हम ताइवान को हम तभी तक मदद करेंगे, हम चीन से क्यों लड़े, हम ताइवान से तभी तक मदद करेंगे जब तक कि हमारे लिए सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं ताइवान के जो नीति नियंता हैं और वहाँ पे जो बिजनेसमैन लोग, बिजनेस कम्युनिटी है, उसको आशंकित कर रही है। तो ताइवान जो है चीन के से अब उसके भाई अमेरिका के साथ तो वो परंपरागत एलाइस है, सिक्योरिटी रक्षा है, अभी कानूनन अमेरिका उसको बचाने के लिए बाध्य है, लेकिन उसके कि कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका का तनाव इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अभी अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की बात गुफ्तगू हुई है, तो उसको लग रहा है कि हमें चीन यहाँ से अमेरिका इसको खाली करे, वैक्यूम करे, उसके पहले ही इसको भरने के लिए हमें भारत के साथ अपने रणनीतिक हितों को इतना मजबूत कर लेना है कि जब चीन के साथ कोई एडवर्सली चीज़ें हो तो भारत हमारे साथ खड़ा दिखाई दे। ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, वैसे ये आर्थिक डिसीजन है लेकिन इसके कई सारे नेतार्थ होते हैं। ठीक है, आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। फॉक्सकॉन जो है आईफोन जो बनाती है उसमें जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर जो है फॉक्सकॉन है, ये ताइवान की कंपनी है। और देखा जाए तो इसका $220 अरब का वार्षिक रेवेन्यू होता है। $220 अरब है ना, पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा, थोड़ा सा कम। मतलब आप अब कोई लोग कहेंगे कि सर पाकिस्तान का तो $237 अरब है, तो भाई ठीक है, एक देश के जीडीपी के बराबर इसका रेवेन्यू है। और ये केवल ये जो है कहीं ना कहीं जो आईफोन है उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है आईफोन बनाने का। और ये चीन के बाहर, अभी क्या था कि ये चीन में काफ़ी चीज़ किया था, इसके जो मालिक हैं उसके पर चीन में जो है मुकदमा दायर हो गया है कहीं ना कहीं, उसको मुकदमा दायर करके कि ये ताइवान में
चुनाव लड़े। ये ताइवान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और एक जो विपक्षी है वहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं ताइवान में जो है चीन का जो है विपक्षी दल है, तो उसको चीन को लगता था कि अगर ये भी लड़ जाएगा तो विपक्षी वोट बढ़ जाएंगे और जो वर्तमान में सत्ता में है वो अभी सत्ता में रह जाएगी। तो इसके लिए जो है चीन ने इस पे मुकदमा दायर कर दिया है फॉक्सकॉन की सारी कंपनियों में। तो चीन से बाहर निकलने, विविधता लाने, चीन+1 नीति की बात कर रही है, और सच्चाई यह है कि फॉक्सकॉन चीन से बाहर ही निकलने की तरफ प्रयासरत कर रहा है। हालांकि अब चूंकि आईफोन जो है एप्पल का वो सहयोगी है, कॉन्ट्रैक्टर है, एप्पल अभी भी चीन में बना रहा है, इसके लिए उसके साथ है, लेकिन वो उसके विकल्प के रूप में तेजी से चल रहा है। रणनीति के हिस्से के रूप में भारत में $1.6 अरब के निवेश के साथ भारत में अपनी उपस्थिति का विकास करने की योजना ये लगातार बना रहा है। ये अपनी एक सहायक कंपनी है, होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट, उसके तहत ये काम करेगा। ठीक है, अगर भारत में फॉक्सकॉन की भारत में स्थिति या उसकी देखें तो हम देखते हैं कि एक तो एप्पल के लिए सबसे बड़ा अनुबंध निर्माता वो तो हो गया है। भारत में भी फॉक्सकॉन का एप्पल उत्पादों का उत्पादन, जैसे अभी जो और प्रतिद्वंदी लोग कर रहे हैं उनसे, जैसे पेगाट्रॉन है, टाटा अभी एक खरीदा है, इन सब से वो आगे निकल गया है। और फॉक्सकॉन अभी भारत में लगभग $8 अरब का निवेश किया गया है। यानी फॉक्सकॉन द्वारा भारत में जो अभी निवेश किया गया है $8 अरब का निवेश, यानी लगभग 70-72 हज़ार करोड़ का निवेश अभी भी चल रहा है। और उसमें ये जो $1.6 अरब का निवेश है ये इससे अलग है। और देखते हैं कि ये देश में अपने निवेश को गंभीरता से बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये भारत को एक सेफ के रूप में जो है चीन के विकल्प के रूप में अपना निवेश कर रहा है। जो फॉक्सकॉन का भारत में निवेश है उसके कारण जो वहाँ पे कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कई सारे उसके प्लांट हैं, उसमें देश में 40,000 से अधिक कर्मचारी को डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है अभी। और इसका वार्षिक मतलब भारत में इसका वार्षिक राजस्व है $10 अरब है, यानी कहीं ना कहीं 40,000 लोगों को रोजगार मिलता है, और भारत की जीडीपी में इसका $10 अरब का योगदान है। ठीक है, और ये इसके 2022 के $216 अरब के राजस्व का 4.6% है। इसको ये और भी बढ़ाने की तरफ प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त ये कर्नाटक में आईफोन कंपोनेंट का एक अलग यूनिट लगा रहा है, जिसमें से लगता है इससे अगर ये चालू हो जाएगी तो 14,000 और नए रोजगार के सृजन होंगे। और जो ये $1.6 अरब का निवेश है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस जो कर्नाटक में जो कंपनी लगाई जा रही है इसको भी फंडिंग करेगी। इसके अतिरिक्त तो जो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना, आप लोग एक न्यूज़ देखे होंगे कि गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता जो वो दोनों मिलके एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की पहली यूनिट लगा रही थी। ठीक है, उसको हालांकि उन दोनों के बीच में समझौता नहीं होने के बावजूद दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन एक तरफ वेदांता भी कह रहा है कि हम भारत में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएंगे, और फॉक्सकॉन भी कह रहा है कि हमारा संबंध वेदांता से टूटा है, लेकिन भारत में हम सेमीकंडक्टर लगाने की अपनी जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो लगाने की योजना है उसको हम लगाएंगे, और सरकार से इसके संदर्भ में वो बातचीत भी कर रही है। तो कुल मिला के फॉक्सकॉन भारत को अपना मजबूत निवेश देख रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी। सप्लाई चेन वाले अगर पहलू को देखो उसको भी आपको समझ में आना चाहिए कि भारत, और खासतौर से मेक इन इंडिया और सारा, और जो स्ट्रेटेजिक पहलू को भी देखो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की जो बढ़ती वो है, और चीन का कहीं ना कहीं ताइवान के प्रति जो एग्रेशन है, और अमेरिका को उसको लेके, हालांकि अमेरिका शक्ति दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है और जिस तरह का अमेरिका का इतिहास रहा है उसमें जो चीन के लोग, जो ताइवान के लोग हैं, ये ताइवान के लोग कौन हैं? वो लोग हैं जिन्हें माओवाद ने माओ के नेतृत्व में एक क्रांति द्वारा जो है चीन के से मूल लैंड से बेदखल कर दिया गया था, और एक द्वीप है जिसे ताइवान कहते हैं, उस पे वो रहते हैं। वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो चीन का मेन लैंड है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी जो माओवादी व्यवस्था है उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं।
और जो चीन वाली व्यवस्था ताइवान वाली है उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, DPR बोला जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो है उसको कई सारे देशों ने उसको मान्यता दे रखी है और कई सारे देशों ने उसको मान्यता नहीं दी। जैसे भारत के संदर्भ में आधिकारिक कूटनीतिक संबंध नहीं होने के बावजूद भी भारत के संबंध नज़दीक हो रहे हैं। और अभी जैसे ही बताया कि एक योजना चल रही जिसमें ताइवान भारत से 1 लाख लोगों को अपने यहाँ रोजगार पे चाह रहा है और उसकी एक कंपनी भारत में 40,000 लोगों को रोजगार दे ही रही है और जो लगा रहा है 14,000 हो जाएगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं जब किसी देश के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं, जब आर्थिक और सारे मैन टू मैन कॉन्टैक्ट और एक गंभीर जुड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत का हित भी जो है, जैसे खाड़ी के देशों के साथ भारत का हित जुड़ा होता है, ऐसे में भारत को कोई भी चीज़ अपने विचार या इस तरह की चीज़ों में वो सारे पहलू को ध्यान में रखना होता है। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, जो जियोपॉलिटिक्स है वो बदलता रहता है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती रहती है वैसे वैसे विभिन्न देशों का संबंध भी आपस में बदलता रहता है। तो ये एक भारत ताइवान के स्ट्रेटेजिक हित के रूप में भी एक उदाहरण है और भारत में जो सप्लाई चेन है, जो सेमीकंडक्टर है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आप लोग इसको पढ़िएगा। आप लोगों को इसका जो PDF है जो आपके डिस्क्रिप्शन होता है मोर, उसमें हैंडआउट के रूप में रहता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए और उसे बार बार पढ़िए, तभी वो जाकर आपका अपना होगा। बीच बीच में आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नमस्कार।